तो यूनिट से बाकी के यूनिट पे जाना लोगों ने देखना पड़ा है। बायो और साइंस आपको कम बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि उसी से ज्यादा जो है आपको प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ठीक है, एडवांस लेवल भी आपने देखा, उसमें साइंस का बड़ा रोल लगे, जिसके व्यक्ति को सरल वाली है, तो बायोलॉजिकल पर्टिकुलरली वाला पार्ट ही कटिंग पड़ेगा। पेपर उन्होंने पूरा साइंस का कर दिया है, साइंस में पेपर, तो अब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। आज जो क्लास में लेक्चर होते हैं उन सब को आप उठा करके वहाँ देखेंगे तो पूरे पूरे सिलेबस में एंथ्रोपी उन्होंने अलग से देने की कोशिश की। एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल के ऊपर हो, तो सिलेबस मैंने देखा है काफ़ी हमारी क्लास के और नज़दीक आ गई है, पहले से और ज़्यादा नज़दीक आ गई। जिन चीज़ों को हम स्किप करते थे, जैसे हमें नहीं पढ़ाते हैं, हम और ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करते, तो वो उन्होंने बंद नहीं कर दी। ठीक है, तो और ज़्यादा उसमें समझ में आएगा। दरअसल हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हम बात करेंगे, तो आज तक समझ लिखो ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी के सेक्टर के हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। क्या हम लोग कितना जानते हैं इसमें, नहीं तो फिर हम बताएंगे, उसके माध्यम से फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लिखो पहले होमोलोगस ऑर्गन, समजात होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा निकटेक्टिन मेम्ब्रेन, निकटेक्टिन मेम्ब्रेन। Origin of species, book written by Dash. Origin of species. पार्थिनोकार्पी या ब्रैकेट में लिखे पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी ब्रैकेट में लिखे पार्थिनोजेनेसिस। बहुत सारी चीजें हमने पिछली बार बताई, अभी कुछ और कवर हो जाएंगी जनरल चीजें। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, बार बॉडी, बार बॉडी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का काला कीट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, फेरोमोन्स, फेरोमोन्स, PHEROMONS, फेरोमोन्स, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS,
ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, नव डार्विनवाद। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। मायोपिया, 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 पेरेंटोजेनेसिस, पेरेंटोजेनेसिस, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ओके, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी वैरायटी है, ये बहुत अलग तरह की बायोलॉजी कवर करते हैं। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट भी इसमें कुछ आया है। क्या है कि जो लोग पढ़े हैं सेक्शन से नहीं है, कॉमर्स फील्ड के हैं, मैथ्स से, BCA BBA वाले हैं, उनको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा। कितना लोग हैं 15 से ऊपर? और कितना 15 से ऊपर? 17 है कोई? बता फिर पढ़ाई को कभी कभी बायोडाटा वाला बस वो आएगा ना। और 18 है नहीं, ठीक है, मतलब बाकी लोग 15 से नीचे हैं, कहाँ तक? 14 13, फिर बाकी 10 से नीचे हैं 12 तो 10 से नीचे वालों के लिए तो बहुत ही सीखना है। अब इन सब के साथ तो कोई लिस्ट जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा बड़ा काम है। ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रश्न है, प्रेजेंटेटिव प्रश्न है, इसके साथ तो बहुत सारे प्रश्नों की लिस्ट है, वो सब कवर करना पड़ेगा, तब जाकर परीक्षा में काम आएगा। हो सकता है सीधा भी आ जाए, लेकिन वो लिस्ट भी तरफ तैयार करनी पड़ेगी। तो आज और कल में थोड़ा सा और ये सब चीजें करेंगे। अगली बार भी क्लास हो पाएगी नहीं होगी? अगली बार क्या है, एक क्लास और होगी, एक क्लास और 2 क्लास में होगी, उसके बाद एग्जाम, उसमें कुछ दूसरा करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे ओवरऑल पूरा। तो अभी ये वाला सेक्टर साल भर हमने पढ़ाया भी नहीं, छूटा हुआ है, और जल्दी से करते हैं। चलो इसमें समझ नहीं क्वेश्चन करते हैं, खास बातें बताते हैं आपको। बताओ पहला क्या है? होमोलॉगस आर्गुमेंट और एनालॉगस आर्गुमेंट, समझाकर और समृद्धिकरण। नाम से हिंदी में जाकर के देखेंगे पेपर में, तो होमोलॉगस में हो सकता है आप डाउट रहे, आपको समझा हिंदी की व्याख्या आप कर सकते हो। संदेह विषय आता और समान रूप से जिनका जन्म हो गया, समान रूप से सेम ओरिजिनेशन बट डिफरेंट फंक्शन,
काम अलग अलग है, ओरिजिनेशन एक है। ये से हो जाएंगे समजान, जिनका जन्म तो एक तरह से हुआ है, यानी कि फोर लिंक्स। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है फोर लिंक्स। मनुष्य के जो फोर लिंक्स हैं वो क्या काम करते हैं? ग्रेस्पिंग के लिए, पकड़ने के लिए काम करते हैं। और अगर आप दूसरे जो टेट्रापोड्स हैं, दूसरे वाले जो ट्रोपाइल हैं, डॉग है, कैमल है, केटल्स हैं, उनमें वो क्या काम करते हैं? चलने का काम करते हैं फोर लिंक्स। अगर आप आगे के पैर, हमारे आगे के पैर पकड़ने का काम करते हैं। चमगादड़ में वो पोटेशियम बन जाता है, वो होने का काम करने लगता है। पक्षी में ये जो है फोर लिंक्स विंग्स बन जाते हैं, पक्षियों में विंग्स बन जाते हैं। व्हेल में और सील में ये फ्लिपर बन जाएंगे और तैरने का काम करेंगे। तो कोई पानी में तैर रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कुछ पकड़ रहा है, तो काम अलग अलग है, लेकिन ओरिजिन कैसा है? सेम ओरिजिन है। तो ये कहलाते हैं समजात होमोलोगस ऑर्गन। उदाहरण समझ में आ गए क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बायोलॉजी में, ये पूछे जाते हैं, जीके का प्रश्न बनता है, इसलिए जीएस में बायोलॉजी के रूप में या साइंस के रूप में पूछा जाता है। जैसे कोई जनरल साइंस कह सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है समझने जैसे। दूसरा है एनालॉगस। एनालॉगी क्या होती है? समवृत्ति, एक जैसा कार्य करने वाला, समान वृत्ति के अंग, जिसमें काम एक जैसा होता हो, एक ही काम कर रहे हैं, जबकि ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ। ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि सबका काम उड़ना है, तो तितली भी उड़ रही है। केवल हम इसमें देखें मेमेलियन या इसमें, तो बेट है, रेप्टाइल में जाएंगे तो ड्रेको है, और बेट जो है चमगादड़, वो उड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जो है सब एक जैसा काम कर रहे हैं। उड़ने का काम करने वाले और क्या क्या है? पक्षियों के विंग्स हैं, उसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है। पेड़ की उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। और तितली उड़ती है तो उसकी उत्पत्ति फिर अलग तरीके से होती है। छिपकली में जो उड़ने वाला उड़न छिपकली होती है, फ्लाइंग स्क्विरल भी होती है, उड़न गिलहरी होती है, ड्रैको, फ्लाइंग फॉक्स होती है, फ्लाइंग स्नेक भी होते हैं। तो फ्लाइंग करने वाले इतने अलग अलग तरीके के, उसमें सबके ओरिजिन जो है अलग अलग है, लेकिन काम सबका क्या है? उड़ना, फ्लाइंग करना। तो ये हो गए ऐसे ऑर्गन जो है जो सेम वर्क करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये घुमा फिरा के किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब देना आना चाहिए। समवृत्ति, हिंदी में वृत्ति, इसकी वृत्ति समान, वृत्ति मतलब काम। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सरल होते हैं प्रश्न, जब घर पे आके समझ में आते हैं ना तो फिर दिक्कत आती है। सिली क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, तभी तो हम उसको सिली क्वेश्चन कहते हैं। और बताओ, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से हम अवशेषीय की बात कर रहे हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो लगभग आप गूगल में जाकर के अगर वेस्टिजियल ऑर्गन सर्च करेंगे तो लगभग 10 मनुष्य के अवशेषीय अंगों की लिस्ट देगा। तो उसको जाकर नोट कीजिए। उसमें कॉक्सिस भी है, अपलदाड़ भी है, इसको विजडम टिप कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी है, एक कॉक्सिक्स भी है, जो शिशु में जो पूंछ दिखाई देता है वो भी है, अपेंडिक्स भी है। तो ऐसे 10 आपको वेस्टिजियल ऑर्गन की लिस्ट मिलेगी, तो वो आप याद करिए। अवशेषीय मनुष्य के अवशेषीय हैं। फिर जीएस में एक प्रश्न जो है अजगर के बारे में, बोआ, सेट बोआ और पाइथन के बारे में आता है कि उसके जो हाइंड लिप्स है वो अगर आप अजगर में ढूंढेंगे तो हाइंड लिप्स दिखते हैं जैसे। तो इसका मतलब है कि उनमें कभी पैर हुआ करते थे, वो चलते थे पैरों से। अजगर जो है उनके पीछे पैर होते थे और अब वो गायब हो गए, क्योंकि गिल में घुसना होता है बर्रोइंग हैबिट के लिए। जो पैर जो है वो दिक्कत पैदा करते थे, तो प्रकृति ने खत्म कर दिया उनके पैरों को। ये जो व्यवस्था है हैंडलिंग की, ये क्योंकि अब अवशेषीय अवस्था में तो दूसरे एनिमल्स के अवशेषीय अंगों में खास करके जो प्रश्न आता है पाइथन और सेंट बोआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोनों ही है, पाइथन भी है और सेंट बोआ। ठीक है, अगला बताओ। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इसलिए बता रहे हैं कि आपके इसमें कुछ
प्रिंसिपल, सिद्धांत, डिस्कवरी, ये सब चीजें जो है डाली हुई है। अब सिलेबस में नए सिलेबस में भी आ गई है, तो चलो आगे का एग्जाम देंगे अप्रैल में वाला, उसमें तो बकायदा सिद्धांत पूछे जाएंगे वैज्ञानिकों के। तो उनमें से डार्विनवाद जो है, चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। स्पेशीज इसको कहते हैं, स्पेशीज जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, नई जातियां कैसे उत्पन्न हुई, उसकी पूरी कहानी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और वो उन्होंने अपनी यात्रा के आधार पर किया है। बीगल नाम के जहाज लेकर के जब वो निकले थे युवावस्था में, पूरी दुनिया का जब उन्होंने ये चक्कर लगाया और उन्होंने जगह 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 देखा कि कैसे स्ट्रगल करते हैं एनिमल्स जो है, वो कैसे अपना विकास करते हैं। तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कार्बनिक विकास, जैविक विकास, जैव विकास की अवधारणा है इसकी डार्विन की। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रकृति में बहुत ओवर प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले तो उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो डार्विन का था वो था ओवर प्रोडक्शन। उन्होंने कहा इतना ओवर प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, यानी किसी किसी में अंडे जो है वो इतने लाखों की संख्या में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ हजारों में जिंदा रहते हैं, फिर वो शिशु बनते हैं और फिर बड़े होते होते सैकड़ों में रह जाते हैं। तो बहुत कम एडल्ट बन पाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कितना होता है, लाखों की संख्या में होता है। तो जब लाखों की संख्या में प्रोडक्शन होता है, वैसे ही आप फेमस में जाते हैं, एक बच्चा होता है या दो बच्चे होते हैं केव में, और इतने होते हैं। और दूसरे आप गाँव वगैरह में देखते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, उनमें 8-10 होते हैं, 8-10 एक साथ पैदा हो जाते हैं। फिर बाद में हम बड़े के बड़े कितने होते हैं, 2 या 3 बड़े होते हैं, बाकी सब मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, किसी न किसी कारण से मर जाते हैं। तो जिनमें मरने की संभावना सबसे ज्यादा है, मॉर्टेलिटी सबसे ज्यादा है, मृत्यु ज्यादा है, उनमें ओवर प्रोडक्शन बहुत होता है। और जिनमें मरने की संभावना कम होती है, वहां प्रोडक्शन बहुत कम होता है। नेचर का एक अपना एक बैलेंस करने का एक तरीका है। तो ओवर प्रोडक्शन होता है तो फिर कौन जिंदा रहता है, तो उन्होंने कहा जो फिट रहता है वो जिंदा रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये उन्होंने कहा। यानी कि नेचर सिलेक्ट करेगी, नेचर वर्ण करेगी, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति जिसका वर्ण करती है वो जिंदा रहेगा। तो प्रकृति जिसका वर्ण करती है, जो फिट होता है उसका वर्ण करती है। तो उन्होंने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सबसे पहले लिखा ओवर प्रोडक्शन, यानी अति उत्पादन, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत बड़ी संख्या में जन्म लेते हैं, और बड़ी संख्या में जब जन्म लेते हैं तो फिर एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, है ना, जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करते हैं, हमें बने रहना है। तो ओवर प्रोडक्शन में इतने सारे जब अस्तित्व के लिए संघर्ष के लिए आएंगे, फिर नेचर को अब किसी किसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो फिर वो उनमें से किसका सिलेक्शन करती है, जो फिट होते हैं। पूरा सिद्धांत समझ में आएगा, ये है डार्विन का। डार्विन का सिद्धांत है कि ओवर प्रोडक्शन में से सब लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और फिर नेचर उसे सिलेक्ट करेगी जो फिट होगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा। अब मुझे लगता है मैथ्स में भी बहुत अच्छे से इसको लिख पाओगे। और उदाहरण दे सकते हो, अंडों का उदाहरण दे सकते हो, स्केरिस का दे सकते हो, पैसिवला हिपेटिक का एक और अच्छा एग्जांपल है। प्रॉपर एग्जांपल है कि आप देखोगे तो खास करके पैरासाइट्स, पैरासाइट्स बड़ी मात्रा में, मच्छर में कितना नुकसान पहुंचाते हैं, कितना प्रोडक्शन होता है, जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। तो जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं पैरासाइट्स, नेचर इनको भी सिलेक्ट करती है, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के और एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, अपने आप होता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। ये जो नेचर का सिलेक्शन होता है, ये किन किन कारणों से होता है, तो ये नियो डार्विनवाद जो आगे लिखा ना, नियो डार्विनिज्म, उसमें ये चीजें आई हैं कि नेचर जो सिलेक्ट करेगी उसके पहले उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो वेरिएशन आता है, एडाप्टेशन आता है, आइसोलेशन होता है, म्यूटेशन होता है, ये सब उसके सिद्धांत हैं। तब तक क्या है कि मेंडल की जेनेटिक्स आ गई थी, धीरे धीरे डॉकर्स की, हक्सले और ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट स्पेंसर और वो, तो उन्होंने कुछ और थ्योरीज दी। उन्होंने कहा देखो डार्विन जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब हम जीन्स के बारे में जान रहे हैं, अब हम म्यूटेशन के बारे में जान रहे हैं, उत्परिवर्तन के बारे में, अब हम आइसोलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
और अब हम वेरिएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास साइंटिफिक प्रमाण, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल वाली बायोटेक्नोलॉजी, काफी हद तक चीजें विकसित हो गई। तो धीरे धीरे एक नया डार्विन विकसित हुआ जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का, जीन्स का, डीएनए का, इन सब का रोल है। उसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा, आधुनिक संश्लेषणवाद, विकास का आधुनिक संश्लेषणवाद, इसे नव डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है, और इसको विकसित करने वाले लोगों ने और सिद्धांत उसमें जोड़ दिए। तो डार्विन के सिद्धांत थे वो कल्पनाओं पे आधारित थे या ऑब्जर्वेशन पर आधारित थे। उन्होंने देखा, अपने आप को कहीं किसी मैदान में खड़ा कर लिया और वहां उन्होंने देखा कि एनिमल्स में हो क्या रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, जीत कौन रहा है, जो ताकतवर है वो जीत रहा है, ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करते थे तमाम। उनका जो ज्यादातर स्टडी है वो गैलापागोस आइलैंड पे जो है साउथ अमेरिका, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों का महाद्वीप के पास में ही है गैलापागोस, वहां तरह तरह के फिंचेस हैं, चिड़िया हैं तरह तरह की, उनको डार्विन की फिंचेस कहते हैं, उनका नाम है डार्विन फिंचेस। तो आपसे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें कि कभी जहाज का नाम पूछ लेता है, कभी सन पूछ लेता है, कभी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पूछ लेता है, इसी तरह से कई तरह के निकल करके आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का जो मैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का जो आपको एग्जांपल दे रहा था, तो वेस्टर्न पेट्रोलिया वाला जो कीड़ा है, तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वो कीड़ा जो है वो हरे रंग का होता था। उस समय में पेड़ पौधे सब हरे हरे थे, पॉल्यूशन था नहीं, तो उन्होंने अपना एक मिमिक्री कर रखा था, एडाप्टेशन कर रखा था। और वो पेड़ों से जो हरी पत्तियां थी उसके साथ वो मैच करते थे अपने आप को और उसमें छुप जाते थे। तो ऊपर से जो पक्षी होते थे वो कीड़ों को पहचान नहीं पाते थे, तो उनका शिकार नहीं होता था। तो 1900 आते क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई। और इंडस्ट्रीज खड़ी होने से क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर एक मिट्टी धूल जैसा धुआं पर जमने लगे, तो एक मटमिलापन आ गया, तो ब्राउनिश और दूसरे कलर में चले गए पेड़ पौधे। अब वो जो कीड़े थे वो बहुत हरे थे, वो तो एकदम हरे थे, तो पक्षियों को ऊपर से गिर जाते थे उनका शिकार, तो उनकी जबरदस्त संख्या कम होने लगी। तो जबरदस्त संख्या कम होते हुए नेचर ने सोचा कि तो मर जाएंगे, तो उनको एक अनुकूलन की क्षमता दे दी, उनके जीन्स में बदलाव किया नेचर ने, और बहुत जल्दी ही उन्होंने मिमिक्री करते हुए पेड़ों के कलर का उन्होंने अपना कलर कर लिया, यानी कि मिलेनियम बढ़ा दिया, डार्क हो गए। तो इसको कहते हैं औद्योगिक अतिकृष्णता। उद्योगों के कारण ज्यादा काला हो जाएगा कीड़ों का, तो इसका उद्योग तो हमने लगाया था, लेकिन और उनसे जो धुआं निकला उनसे पेड़ काले हुए थे, ये पेड़ मटमैले हो गए, धुंधले हो गए। तो फिर कीड़ों ने अपना रंग का परिवर्तन जो है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति सिलेक्शन करती है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का सेकंड एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये उन आदिवासी समूहों में होता है, मध्य प्रदेश के भी काफी हिस्से में सिकल सेल एनीमिया देखा जा रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, हंसिया की जैसी हो जाती है, क्योंकि गोल आरबीसी होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आप जानते हैं, ये न्यूक्लियेटेड होती है आरबीसी। मेमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेमल्स की विशेषता है, मेमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और उसके एक विशेष में न्यूक्लियस नहीं होता तो उसमें डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। जबकि डब्ल्यूबीसी में सेल डिवीजन होगा तो बहुत ज्यादा वर्क कर जाएगा, बात करेंगे। तो आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट्स कहलाती है, और एरिथ्रोसाइट्स जो है वो उनका एक निश्चित उम्र होती है 120 दिन। 120 दिन की उम्र के बाद में वो स्प्लीन में जाकर उनको दफना दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन। तो 120 दिन की उसकी उम्र होती है, खत्म हो जाती है। तो ये आरबीसी किस शेप में हो जाती है? सिकल सेल, हंसिया जैसे, दराती जो होती है हंसिया उसके जैसे होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ये क्या विशेषता है? ये नेचुरल एडाप्टेशन कैसे हुआ, नेचुरल सिलेक्शन कैसे हुआ? ये सिलेक्शन ऐसा हुआ कि जो राउंड शेप का सर्कल जो हमारा है, सर्कुलर जो आरबीसी है, उसमें मलेरिया बहुत होता है, प्लाज्मोडियम आसानी से एंटर कर जाता है और
वो उसमें परसिस्ट करता है तो फिर अपीयर होती है मलेरिया। लेकिन अगर सिंगल शेड हो जाएगा तो प्लाज्मोडियम के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। वो जहां जिन एरिया में मच्छर बहुत है, फीमेल एनाफिलिस बहुत है और प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा है, मलेरिया बहुत होता है, तो नेचर ने वहां के आदिवासियों को ये सुविधा दी कि आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम कर सके और एनीमिक रहोगे आप, लेकिन मलेरिया से नहीं मरोगे। ये तो बार बार मलेरिया होगा तो आप मर जाओगे, बार बार मच्छर काटेंगे, प्लाज्मोडियम एंटर करेगा, उनकी साइकिल पूरी होगी, बहुत मृत्यु होगी। कितने लोग फिनाइल खाएंगे, कितने लोग इलाज कराएंगे। तो मॉर्टेलिटी से बचाने के लिए नेचर ने उनको एनीमिक बना दिया, क्योंकि आप अगर शेक कर दोगे आरबीसी को तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि गोल आरबीसी रहेगी तो उसके पास वॉल्यूम हीमोग्लोबिन का ज्यादा होगा। और जब उसको शेक करके सेंसिकुलर इस टाइप का बना दोगे, सिंगल शेड बना दोगे, तो ये तो मात्रा छोटा हो गया, तो 1/3 हो गया, 1/3 का हीमोग्लोबिन, तो ये तो एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। लेकिन आप कम हीमोग्लोबिन में जिंदा रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। सिकल सेल एनीमिया एक तरह का जेनेटिक डिजीज है और जो हेरेडिटरी टाइप हो गया, जो अब अगली जनरेशन में जाता है। लेकिन ये किसमें डेवलप हुआ? नेचुरल सिलेक्शन के तहत डेवलप हुआ। हालांकि इसके बारे में बहुत लंबी डिबेट है और इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि नेचर ऐसा कैसे सिलेक्ट कर सकती है। नहीं, उसको जिंदा रखना है। नेचर को क्या करना है, जिस क्रिएचर को उसने बनाया है उसको कैसे भी करके जिंदा रखना है, चाहे कम हीमोग्लोबिन में जिंदा रखे। ठीक है, तो ऐसे आप सिकल सेल एनीमिया के कुछ भी शायद दिया, सिकल सेल एनीमिया दी जैसे आपको बताया। तो सिकल सेल एनीमिया तो है, उसको भी आप समझ पाए होंगे और मध्य प्रदेश में इसका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है, इस बेल्ट में आता है। आप जाकर के सिकल सेल एनीमिया मध्य प्रदेश ऐसा करके सर्च करिए, थोड़ा सा जाकर के देखिए मैं कहाँ आ रहा है क्या नहीं। ये सब चीजें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सब सिविल सर्विसेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। हेल्थ, हर चीज हेल्थ पे आकर के फायरों के बिना, और इसीलिए अधिकांश जो डॉक्टर होते हैं और कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर कलेक्टर हमेशा सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सीधा हॉस्पिटल को फोकस करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को फोकस करते हैं। बड़ा सेंसिटिव है। आपने देखा अभी कोटा में छोटे बच्चों की मौत हो रही है, गोरखपुर में वो बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन के अभाव में, कितना विवाद हुआ, पूरा फैले हुआ है। दरअसल हेल्थ जो है एक ऐसा विषय है ना कि लोग अगर बहुत मरेंगे तो हंगामा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इसी से पैदा होती है। कई बार लोगों का मरना जो है लोगों से नहीं देखा गया, लोग आसानी से मर जाए, किसी की लापरवाही से मर जाए, डॉक्टर की लापरवाही से मर जाए, मरीजों को जो है कमरा ना मिले, है ना, हॉस्पिटल में कमरा ना मिले, हॉस्पिटल में साफ सफाई ना हो, प्रॉपर दवाई ना मिले, प्रॉपर जांच ना हो, बहुत खर्चा हो जाए लोगों का, बहुत पैसा खर्च हो जाए, फिर भी जान ना बचे, और अव्यवस्था हो हॉस्पिटल में, उसके कारण किसी की जान चली जाए या बीमारी बढ़ जाए, तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वैसे प्रशासन का सबसे मूल काम जो है हॉस्पिटल है, इसलिए जो अच्छा कलेक्टर होता है, सबसे बेस्ट कलेक्टर उसको माना जाता है जो जिस दिन ज्वाइन करता है। जैसे आज उसने ज्वाइन किया, दूसरे दिन सुबह उसको 10:30 बजे ऑफिस जाना है, तो सबसे पहले 9 बजे वो हॉस्पिटल में पहुंचता है सुबह। दूसरे दिन सुबह वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, हॉस्पिटल को प्रॉपर चेक करे, और गेट से ही जो है वो मतलब गेट टूटा हुआ होना, ये गेट कौन देखता है, मैनेजर को या प्रबंधक को, पूरा उसको डाक लगाना शुरू कर, मीडिया उसको हाईलाइट करता है, सोशल मीडिया वाले उसको खूब लाइक शेयर करते हैं। तो दूसरा उसमें गाय घूम रही है तो ये कैसे घूम रही है, इसको कौन देखता है, तो यहाँ से शुरू होता है वैसा। ये हॉस्पिटल की ऐसी हालत कैसे, हटाओ, ये पार्किंग ऐसे कैसे, किसने किया है, जो कुछ उसको बाहर से दिख रहा था। गंदगी है तो इसका पेंट का बोला था, इसमें व्हाइट वॉश तक किया था, ऐसा कैसे, ये गिर रहा है तो दीवार बनवाई किसने, ये गंदगी कैसे, ऑपरेशन थिएटर, ये वो दवाइयां स्टोर रूम, जांच, सीधा जाकर के एक्सरे वाले से पूछेगा एक्सरे चल रही है मशीन, क्यों नहीं चल रही, तो ठीक क्यों नहीं करवाई। मरीजों से पूछेंगे, उसका कागज देखेंगे, दवाई कहाँ से लाए, बोले बाहर के लिखी, बाहर की कैसे, यहाँ तो फ्री वाली क्यों नहीं दे रहे, लाइन में लगने वाला तो इतनी लंबी लाइन क्यों, एक ही आपको पर्ची क्यों बना रहा है, 3-4 क्यों नहीं है, हो गया काम। अब आप बहुत ज्यादा जानकार हैं कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, सब आप देख रहेंगे और मीडिया में, और सब तरफ आपकी वाह है, और आप संवेदनशील, ठीक है, और एमएलए और वगैरह तो और वो सब देख, और वो सब पूरी दावत दे, और जबरदस्त उसको हटाना होगा हमारे यहाँ से।
और आपका ट्रांसफर हो गया तो आपको तो हो जाएगा, आगे से हो गया, आपको हो गया सफल आपका। देखिए वो क्या होता है, लेकिन ये गौर करेंगे ना इसको पैसा नहीं कमाना, अदरवाइज वो सोचेगा डॉक्टर भी तो कुछ देंगे तो वो डॉक्टर के ऊपर आपन बन के टूटता नहीं है ना। तो फिर अव्यवस्था नहीं से जन्म लेते, फिर वो डॉक्टर है ना उसका जो जुलूस निकालते हैं उसको कलेक्टर का, क्योंकि आपने ढीला छोड़ दिया ना, हॉस्पिटल को ढीला छोड़ दिया, तो वहाँ की नर्सेज, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ, स्वीपर सब खुले हो जाते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है पागल है। फिर वो जो तमाशा मचाते हैं, फिर जो डेड बॉडीज आती हैं, फिर जो बच्चों की मौत होती है, फिर जो चोरी होती है वहां पर सिलेंडर और ये और खराब दवाइयों के कारण मर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट के कारण तो हो रहा है, इतना कचरा होता है फिर उस आदमी का सवाल ही नहीं समझता, और उसका असर मुख्यमंत्री तक जाता है, सत्ता तक जाता है, पार्टी भी डूबती है उसमें, उस पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल होता है। मुझे समझ में आ रहा है छोटी छोटी चीजें। तो मुझे लगता है कि 50% काम है कलेक्टर का केवल स्वास्थ्य हेल्थ, और 30% हो गया एजुकेशन, 20% है बाकी बकवास है, ये सब बकवास है बाकी सब, ठीक है ना। उसमें भी माइंस और मिनरल्स और थोड़ा सा इन्वायरमेंट और वो बड़ा सेक्शन है, बाकी बचा हुआ है, बाकी फालतू काम कुछ भी नहीं है बाकी बाकी कलेक्टर। इसलिए आपको ये जो सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं इसकी समझ होना बहुत जरूरी है, इसकी समझ नहीं होगी तो डॉक्टर आपको बेवकूफ बनाते हैं, और सर ये तो यहाँ होता नहीं तो आपको कैसे नहीं होता, यहाँ जब पास में ऐसा होता है वो बता देंगे सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कैसे नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला समझा दोगे उसको, हमने पढ़ा तुम ही जानते हो क्या, लोग हम बताते हैं मीटिंग में आप ठाट नहीं तो आपको टरका देंगे, फिर आप मारेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो आप ये जो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहां उसके लिए बहुत सेंसिटिव है और उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में चूंकि मध्य प्रदेश में बार बार बोलता हूँ 21% आदिवासी रहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी का काफी बड़ा हिस्सा आ गया आपके सिलेबस में, लगभग आ गया, जनजातियों के ऊपर बहुत सारे चीजें उन्होंने डाल दी, ठीक है। आगे का बायोटेक्नोलॉजी का और इसका सेक्शन आएगा वो आगे, वो ये सब चीजें जो है ये फ्यूचर है, फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिशियन को कैसा होना चाहिए, कितना सेंसिटिव होना चाहिए, इसलिए अभी जितने भी डॉक्टर हैं देखना वो जब कलेक्टिव होते तो अधिकार सक्सेस मिलती है, बहुत सक्सेस मिलती है, क्योंकि उनको समझ होती है कि करना क्या है। बाकी विषय जो है ना लोगों को उतना यूरिया खाद एक दिन बाद में मिल जाएगा चलेगा, बैंक से लोन 4-5 दिन बाद में मिलेगा तो चलेगा, कर्जा माफ आज नहीं होगा 1 महीने बाद होगा तो चलेगा, इतना बड़ा हंगामा नहीं मसला, लेकिन लोग मर जाते हैं ना, बच्चे मर जाते हैं, लाशें निकलती है, पोस्टमार्टम होते हैं, एक माहौल बनता है, सेंसिटिविटी जाती है, लोगों का गुस्सा जागता है, वो रोड पे आते हैं, आंदोलन होते हैं। मरना जो है बहुत खतरनाक चीज, स्वास्थ्य बहुत गंभीर विषय है। तो और इसके कितनी जुड़ी योजना है आपको जानते हो, सरकार के ढेरों योजना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है, और दवाइयों और जांच और इन सब से जुड़ी हुई है, वो सब अब समझ में आएगी आपको कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी के लिए। अभी बैंकिंग की तैयारी होती है तो हम आपसे उसी तरह की बात करते हैं कि इंपीरियल बैंक कब बना था और ठीक है उनकी बात अलग है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरा होता है, अभी जो आप कर रहे हो आपके लिए फोकस है, इसलिए वो सब अलग पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के यानी का डेवलप हो जाना, एडल्ट बन जाना, ठीक है। तो हनीबी में होता है पार्थेनोजेनेसिस, जो वर्कर्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के तहत ही बनते हैं, उन्हें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज बनती है और ड्रोन ये फर्टिलाइजर से बनते हैं। टर्माइट्स में भी होता है, एंड्स में भी होता है, चींटियों में होता है, और बाकी जो पार्थेनोजेनेसिस हम प्लांट्स में देखते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। सीडलेस फ्रूट बनाना और अंगूर आपने देखे हैं ग्रेप्स, उनमें सीड नहीं होते, तो सीड कहाँ से लेंगे, तो उन्होंने पार्थेनोकार्पी के तरफ, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा ही फीमेल जो पार्ट था रिप्रोडक्टिव उसी को ग्रो करके एक तरह से फ्रूट बनाती है, और उसमें जो एंथर थे वो उस तक पहुंचे, तो ये कौन करता है, हार्मोन के छिड़काव से होता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन के छिड़काव से होता है, ग्रोथ हार्मोन पढ़िए, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सब इनको जाकर के पढ़िए, साइटोकिनिन, इनके काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स, ये सब सर्च करिएगा, प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन, और इसके लिस्ट बना करके उनके कार्य लिखिएगा, टेबल करके कार्य लिखिए।
तो पार्किंग एजेंसी समझ में आ गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेथड का बना। नेक्स्ट डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग को ही जीन प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग बहुत सारे नाम हैं जो एक साथ इसमें जोड़े जा सकते हैं। जीनोम मैपिंग भी कह सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं, जीनोम प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो जीनोम, जीन, डीएनए लगभग एक जैसा स्वरूप है उसका। थोड़ा सा इसे समझाएंगे तो डीएनए में से हम लोग जीन को आइसोलेट करते हैं। पर्टिकुलर जीन का मतलब होता है जो किसी एक एंजाइम या प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए एक जीन है एंजाइम थ्योरी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, पीटर का मॉर्गन। तो एक जीन एंजाइम थ्योरी का मतलब ये होता है एक जीन एक एंजाइम बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। तो लगभग 22,000 के आसपास हमारे शरीर में जीन्स हैं। गूगल में जाकर के आप अगर जीन्स की लिस्ट देखेंगे जीनोम की, तो हर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4 आप डालेंगे तो उसका क्रोमोसोम 4 लिखिएगा, विकिपीडिया लिखिएगा तो आपको क्रोमोसोम 4 विकिपीडिया में आएगा। तो उसमें क्यू आर्म में कितने जीन है और पी आर्म में कितने जीन है। पी आर्म उसकी छोटी आर्म है, छोटी भुजा, और क्यू आर्म बड़ी भुजा। उसकी जीन्स की लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। यानी कि 22,000 जीन्स की लिस्ट 2003 में सेलेरा कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का जो गवर्नमेंट है उनके फंडिंग से सेलेरा कॉर्पोरेशन ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था। क्रेग वेंटर का नाम बताया था मैं आपको पहले, क्रेग वेंटर, ठीक है। जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मनुष्य का पूरा जीनोम देख डाला है। लगभग और एक्यूरेसी कितनी थी? 99.99%। इतनी एक्यूरेसी। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है, एम्बिग्यूटी हो सकती है, अदरवाइज 22,000 जीन जो आपकी बॉडी में है वो जीन कौन से नंबर के क्रोमोसोम में, कौन सी भुजा पर, किस नंबर पर है। यानी आपको बोलेगा कि चौथे नंबर के क्रोमोसोम की जो छोटी भुजा है उसका जो 33वां जीन है उससे ये प्रोटीन बनती है। आगे समझ में? तो आप इसका मतलब अपनी प्रोटीन का पता लगा सकते हैं, और अपनी प्रोटीन का पता लगा सकते हैं तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। इसको बोलेंगे जीन टारगेटिंग, जीन थेरेपी, ठीक है। जीन टारगेटिंग या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में आप उस पर्टिकुलर जीन को ठीक करते हो तो आपका फालतू इलाज नहीं होता। नहीं तो डॉक्टर सबको एक जैसे ही दवाई देना होता है, तो सबका इलाज एक जैसे। किसी को 7वें क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, किसी को 4थे क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे में है, और वो दवाई ऐसे लिखे जा रहा है तो कैसे इलाज होगा? इसीलिए तो इलाज नहीं होता। नए जमाने का जो इलाज बायोटेक्नोलॉजी से होगा, फ्यूचर में जेनेटिक इंजीनियरिंग से, वो इसी से होगा। तो हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग हो चुकी है, ह्यूमन डीएनए। अब तो पूरे एक एनिमल की प्रोफाइलिंग होने वाली है। यानी दुनिया में जितने एनिमल है और जितने प्लांट है उन सब की प्रोफाइलिंग होनी है। और इसको उन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज बांट दिया कि रेप्टाइल्स की जो है यूरोप करेगा। आप जाकर के गूगल में जाकर के सर्च करिएगा तो इंडिया के हिस्से में किसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, मतलब चाइना जो है किसकी प्रोफाइलिंग करेगा। सबको एनिमल बांट दिया, आप सब प्रोफाइलिंग करो। सबके पास सुविधा आ गई है, सब लोग प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, सबके पास सुविधा। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए को निकालना है, पालक का निकालो, घास का निकालो, सबका निकालो। फ्यूचर में रिवॉल्यूशन होगा, जीन्स में चेंज करके पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, है ना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही बायोटेक्नोलॉजी है। और बाद में डीएनए बिल भी आने वाला है, तो डीएनए बिल इसका भी पास है, एनआरसी कर दिया, अभी तो पता नहीं लोगों को, वो तो पड़ा हुआ है, वो और खतरनाक है। डीएनए बिल आएगा तो, और ये डीएनए प्रोफाइल हो जाएगी तो फिर क्या होता है? तो सबसे पहले तो स्टेज समझ लो कि क्या होता है। डीएनए को आप जल्दी से करेंगे तो डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना, आइसोलेशन करना, डीएनए को निकालना। सबसे पहले तो डीएनए को निकाला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। बर्नर हार्बर और 2 साइंटिस्ट थे जिनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था 1976 78। और उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो जाता है जो सीजर है, एंजाइम सीजर जो डीएनए को काटती है। सबसे पहले तो हम डीएनए निकालते हैं, फिर उसका आरएनए में पॉलीमराइजेशन करते हैं। आरएनए रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंटेड, लेंथ पॉलीमराइजेशन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेड, लेंथ पॉलीमराइजेशन, आरएनए। और
यदि आरएनए में चूंकि बहुत बड़े अमाउंट की हमको जरूरत पड़ती है डीएनए की, और मान लीजिए हमको कोई सस्पेक्ट्स का क्राइम सीन से जो छोटा सा डीएनए का नमूना मिला है बहुत कम, तो हम आरएनए में सर्च कर देंगे, तो उससे पहले हम लोग पीसीआर करते हैं। तो 1992 में 83 में कैरी मुल्लिस ने पीसीआर खोजा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो पीसीआर मशीन्स होती हैं आजकल उसको ऑर्डर दे दिया जाता है, जैसे कॉफी मशीन होती है तो उसमें कप लगा देते हैं, बटन दबा देते हैं, कॉफी भर जाती है। या फिर फोटो कॉपी मशीन होती है उसमें ऑर्डर देते हैं कि 10 कॉपी निकाल के, तो 10 कॉपी निकाल के देते हैं। ऐसे आजकल पीसीआर मशीन होती है, अगर आप क्राइम सीन पे गए और थोड़ा सा डीएनए मिला आपको, बहुत कम मात्रा में डीएनए, और आपको लगता है कि रिसर्च में बेकार हो जाएगा, और फिर नया डीएनए कहां से लाएंगे, जो आप क्राइम पेट्रोल में और कहीं देखते होंगे दूसरी जो सीरियल आर्टिकल थे या एफबीआई का जो सीरियल होते थे, तो उस डीएनए को बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज की जाती है। पीसीआर मशीन होती है, उसमें जाकर के आप डीएनए का सैंपल डालते हैं तो 1000 कॉपी निकाल के देता है, जितने का कॉपी का ऑर्डर करेंगे उतनी कॉपी निकाल कर देता है। ठीक है, फिर उसको आप भेज दीजिए रिसर्च लेबोरेटरी में, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, जहां पर डीएनए प्रोफाइलिंग होगा। बस इसके बाद जो है अब आप उसको नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर पेपर पे लेंगे, अगली टेक्निक जो कहलाती है वो ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है, ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग होता है डीएनए के लिए, कौन सा होता है सदर्न ब्लॉटिंग। जो प्रारंभ में सदर्न ब्लॉटिंग सबसे पहले खोजी गई थी, जिसमें ब्लॉटिंग पेपर पे उसको फिट कर दिया जाता है, डीएनए को फिक्स कर दिया जाता है। तो सदर्न ब्लॉटिंग सदर्न साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन जब आरएनए के लिए ऐसी प्रोफाइलिंग कर रहे थे, ब्लॉटिंग कर रहे थे, तो उसको बोला नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। आरएनए के लिए जो होती है वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न के उन्होंने सदर्न के नाम पे उसका उल्टा कर दिया, सदर्न का नॉर्दर्न, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है प्रोटीन के लिए। तो ये सवाल आते हैं कभी कभी कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, तो प्रोटीन के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, और सदर्न ब्लॉटिंग। ये दरअसल मैं जो जिस रेंज में अभी पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी में चला गया हूँ, अमेरिका टेस्ट अपना स्तर सुधारेगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं सुधार तक नहीं, बाकी तो यूपीएससी तो इस लेवल पर पूछता है, अधिकांश पूछे हुए प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ आपको सब पूछे हुए प्रश्न लगभग सब पूछे जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी 86 से 84 के आसपास से एलेक्स जेफरी, कौन थे एलेक्स जेफरी, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोजा था। तो अभी आपको कैरी मुल्लिस बताया, आपको बताया, और एलेक्स जेफरी। फिर क्या करते हैं, ब्लॉट होने के बाद में उसको हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर या उसके ऊपर लेकर के उसको रेडियोएक्टिव उसको लेबल कर रहे हैं, एक तरह से वो ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव ग्राफ जो है वहां डाला जाता है, तो ऑटो रेडियोग्राफी कह सकते हैं। तो फिर जो है ग्राफ निकल करके आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जाकर के इस प्रोसेस को पूरा पढ़ लीजिएगा सीक्वेंस में, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाते हैं सामने। तो डीएनए फिंगरप्रिंट अगर सस्पेक्ट से मिल जाता है, और अगर मान लीजिए आप सबका ब्लड सैंपल लेने वाली बात आई, ये एनपीआर बनेगा, तो एनपीआर के बाद में जब डीएनए बिल पास हो जाएगा, अब डीएनए बिल अगला नंबर, अभी के पहले नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते। आपने उधर देखा था, उधर एक सीक्वेंस था, मोदी जी का जो पुराना 14 से लेकर 19 वाला जो कार्यकाल था, उसका अपना एक सीक्वेंस था। मतलब उनको मालूम था डिमोनेटाइजेशन करेंगे तो लोग पैसे का जमा कराएंगे, तो पहले खाते खोले चंदन, है ना, उनको पता था कि कोई भी प्रोसेस जो आगे आप करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी तैयारी तो करवानी पड़ेगी, तो वो बताते नहीं है। ये इनका हमेशा का होने का ये स्टाइल है कि बताते नहीं, पूरा बोलते नहीं। अच्छा, उसको बोल के भी रखते हैं, ऐसा कुछ कर नहीं जा रहे, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चे को बोलते हैं कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो अचानक से जब लग जाता है तो वो चिल्लाता है, ये हो गया। अच्छा, वो बोल नहीं सकता कि आप गलत किया, उनको ठीक कर नहीं कर, बीमार हो उससे कर देंगे तो करते तो ठीक जरूरी है, इसलिए करना पड़ेगा पूरा ये प्रोसेस। तो पहले प्रधानमंत्री जनधन खाता, पहले तो कहा आधार कंपलसरी, कोई बोले अरे आप तो आधार के खिलाफ थे, चिल्ला रहे थे कौन, गुजरात से कांग्रेस ने ये क्या कर दिया। अब उनको यहाँ आना नहीं है, आधार को जरूरी है, तो जनधन आधार और मोबाइल पे भी आधार से जोड़ना है तो जियो, और फिर मत जियो फिर जो है वो ऐसा हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि काला धन जमा करो, जिसके पास भी है तो गोल्डन बॉन्ड स्कीम, फलाना सोना ले आओ, वॉलेंटरी डिस्क्लोजर, आप डिस्क्लोज करो ना, आपके पास क्या है डिस्क्लोज करो, 50% 70% टैक्स दे देना, बाकी तुम्हारा,
ले आओ 10 करोड़ रुपए, 3 करोड़ ले जाओ, व्हाइट मनी हो जाएगा 3 करोड़, 7 करोड़ हमारे पास जमा करो। ये ऐसी सुविधा दी, उनको लगा ये सब देना पड़ेगा ना एकदम, तो फिर बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। फिर जाकर के वो लेके आए डिमोनेटाइजेशन, सबसे पहले फिर लाया वो जीएसटी, ऐसा करके वो कार्यकाल जो है पूरा इन्हीं सब में निकलेगा, ठीक है। अब ये नया आते ही उन्होंने सब पहले तो जो न्यायालय वाले को समझा के कर सकते थे वो कर दिया, ठीक है। 370 वाला तो उन्हीं के हाथ में था। देखो इतना ज्यादा आपने बहुमत दे दिया तो कुछ हो नहीं सकता। आपने बार बार बोल रहे हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट होगी, प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट डिसीजन लेगी, फिर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, न्यायालय जो है उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसकी पावर है, सारी संस्थाएं मौजूद है ना। तो लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, हाँ करो। अभी कहां पर रिव्यू पिटीशन डालो, उसकी वहां डालो कि आप रिव्यू करके बताओ उसको। तो उन्होंने कहा जितने दिया थी वो सब एक साथ खारिज कर दिया, एक भी भविष्य में लायक नहीं, ये खत्म। अब प्रोटेस्ट करो, ये 19 प्रोटेस्ट हो गया, अब वो एनसी करके निकाल इसको सब फॉलो करो, क्योंकि लीड ऑफ पीपल ऑफ हम किसको आत्महत्या करते हैं उसी से तो है। कई लोग जो है वो कहते हैं हमने मोदी को जब वोट दिया तब ये नहीं सोचा था, ये तो क्या है कोई शाही लगवा के तो दिखा देना उसमें फोटो में, उस दिन सोचने वाले कहाँ थे उस दिन वो सोचते थे मैंने वोट किया, किया क्या है, किया ये है कि 5 साल तक अब सारी जो डिसीजन होगी वो लेकर आपकी तरफ से, और आपने अपना पावर उसको दे दिया। अब आप कहेंगे हमने इसके लिए थोड़ी दिया था, ऐसा नहीं होता। 5 साल तक जो भी करेंगे वो सब आपकी मर्जी से करेंगे, अभी की मर्जी से हो, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारे विरोध बेमानी। हाँ वो कौन होंगे विदेशी मीडिया को बोल रहे हैं, सबके अपने अपने लग रहे हैं। ट्रंप अपना सुधेगा कि हमारे पास भारत में आएगा, उसके बाद कितना कुर्सी करने पड़ेगी, ठीक है। सब देश जो है आप सोचेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबके अपने अपने झंझट है, सब अपने उसमें बिजी है। ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है दोनों भाई, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि प्रोसेस को पार करने आना था। वर्षों किधर किया ना उन्होंने, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा लोकसभा, राज्यसभा, तो राष्ट्रपति, ओके उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अब ये सब देखेंगे, मतलब फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो प्रोसीजर शुरू हो गया, प्रोसीजरल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन हो गए, पेट्रियोटिक कौन हुआ, नेशनलिस्ट कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन हुआ, और अब आप क्या हो गए एंटी नेशनल, देशभक्त नहीं रह गए क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आपने कहा था क्रॉस करो, आपने कहा है अब नहीं फिर से होगा और ये ठीक से जीत गया, ऐसा नहीं होता। ये तो अब आपको समझना चाहिए, तो वोटर जो है उसको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको उधर नहीं जाना था, ठीक है। और अगर ज्यादातर लोग ये चाहते तो डेमोक्रेसी में यही होगा। आप लोग 39% वोट है, 61% लोग इसको पसंद नहीं करते, ये गलत बात है। इसके लिए सारी तैयारी, सारा मेहनत तो आपको करना चाहिए। ये जो इतना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं चुनाव पहले अगर इतनी मेहनत की होती ना तो ये नहीं आते। उस समय लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वो धड़ाधड़ होगा, तो वो एनपीआर में कुछ छुपा हुआ, वाकई में छुपा हुआ। क्या छुपा हुआ है, एनआरसी का एक शिशु छुपा हुआ है जो बड़ा होगा, डीएनए के सूत्र भी उसी से निकलेंगे। वो डीएनए भी और खतरनाक है, और डीएनए अभी रोक के रखा हुआ है, पहले उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर पहुंच जाएगा सैंपल लेके, इंजेक्शन लेके सब। जैसे आपने देखा डायबिटीज का चेक करते हैं तो हाथ में से निकालता है ना वो, तो वो एक वो लेके पहुंचते हैं क्यों बोले अच्छा, और उससे पहले वो तो हो जाए कि प्रॉपर, नहीं तो विदेशी का डीएनए लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि नागरिक है कि, सबसे पहले टिकट पता चले कि जो भी यहाँ है उनका रजिस्टर बन जाएगा, अभी पहले है तो।
सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि ये पॉपुलेशन में जो लोग हैं ये कौन कौन है, सबसे पहले तो ये पता चल रहा है। पहला रजिस्टर तो करेंगे, फिर उसमें से छांटेंगे कि ये कैसे आ गया, इनको यहाँ करेंगे, वो हो जाएगा, फिर बाद में अगला कदम, और फिर जो आ गए हैं और जिनको भेजना है उनको भेजवा के, जिनको यहाँ बचे हैं उनका सबसे पहले सबका डीएनए लिया जाएगा, और सबका डीएनए हो गया तो मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेंगे, और ये एक डीएम के पास भी कॉपी हो जाएगा, एसपी के पास भी हो जाएगा कि कितने लोग आपके जिले में रहते हैं, या आपके जिले के मूल निवासी, या आपके जिले में निवास करते हैं, और ये रहे सबके डीएनए पेन ड्राइव पर लगा दिया जाएगा, आगे समझ में, और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके पास पासवर्ड होंगे। तो आप कहीं से भी कहीं पे भी कोई भी क्राइम हो, और क्राइम सीन का अगर हमको थोड़ा सा भी खतरा मिलता है, कोई भी गड़बड़ मिलती है, किसी अपराधी का, तो उसको उसका डीएनए प्रोफाइलिंग करो और उसको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डालो, उसका नाम, पता, एड्रेस, आधार, मोबाइल, सब जितना कुछ है जानकारी को मिली पूरी की पूरी बाहर। अब कोई छू सकता है क्या? और उसने कहीं से भी कार्ड चलाना एटीएम का, कहीं से कुछ खरीदारी की, एटीएम से कुछ निकाला, वो चालू किया, किसी से बात की, कुछ भी किया उसने कोई एक्टिविटी, तो उसी समय धरा जाएगा, छू भी नहीं सकता, तो क्राइम कम हो जाएगा कि नहीं? करप्शन तो कम होगा, कैसे होगा? हर चीज के दो पहलू, इतनी सुविधा है। आपका आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर के कोई किडनैप करके ले चला गया, चलो अब आप उसको ढूंढोगे, ढूंढना आसान हो जाएगा, ढूंढना आसान हो जाएगा, फायदे में जो न्यायालय में इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं चलती है वो सब खत्म हो जाएंगी, न्यायालय खाली हो जाएंगे, नए जजों की भर्ती करने की जरूरत नहीं है, पुलिस का एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, वो होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसके हर चीज के दो पहलू हैं, फिर आप 19 में जाएंगे, स्वतंत्रता में जाएंगे, फिर कहेंगे राइट टू प्राइवेसी तो बिल्कुल ही खत्म होगी, फिर कहेंगे तो ऑनर किलिंग बहुत होने लगी, सबको सब पता है, पेरेंट जासूसी कराते हैं तो सरकार करके दे रही है, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके अपने शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आपको बताया ये सब हम जहाँ के जा रहे हैं, ये आने वाले 5 सालों में होगा, 10 सालों में यही होगा, 2020 तक यही कहानियां रहेंगी, न्यूज़पेपर में यही एडिटोरियल रहेंगे जो मैंने अभी आपको फ्यूचर के तौर पे बताया, ये सब होगा। चलिए कार्बन डेटिंग जो होती है, कार्बन से कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, तो उससे हम लोग प्रत्यक्ष काल निर्धारण करते हैं। ये एज डिटरमिनेशन करने का एक तरीका है, जहां तक भी कार्बनिक पदार्थ है वो डिग्रेड होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड के आधार पर, अर्ध आयु काल के आधार पर उसका निर्धारण होता है, और उसके आधार पर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। पोटेशियम ऑर्गन मेथड, एक अगली मेथड है पोटेशियम ऑर्गन मेथड, जो कार्बन डेटिंग जहां काम नहीं करती, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये अलग मेजर है, जो पेड़ की उम्र के आधार पर उसका निकाला जाता है, और रिवर स्ट्रेटिफिकेशन, रिवर की स्ट्रेटिफिकेशन से भी निकालना है, और कई सारे एस्टिमेशन करने की टेक्निक्स हैं, उसमें से कार्बन और ग्लूकेगॉन जो है हार्मोन है, और ये अल्फा सेल से निकलता है पैंक्रियास से। पैंक्रियास में जो हाइलाइट्स और लैंगरहैंस हैं, वहां पर पिछली बार बताया ना शायद, नहीं, अल्फा सेल बीटा सेल, तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है, और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से जो है वो डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिग्नेंट। और ग्लूकेगॉन का जो काम है वो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके बॉडी का होता है, आप खाते हैं, उसको ग्लाइकोजन में बदलना है। इस घटना को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस लीवर में जमा करते हैं, और एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन कब होता है, और मान लीजिए आप जो है फास्ट कर रहे हैं और या ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसे समय में और आपको ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस
ये काम खास करके ग्लूकेगॉन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी में हार्मोन्स को पढ़िएगा, सारे हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो नलियों में बहता है, जिसमें डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो डक्टलेस ग्लैंड है, जिनमें डक्ट्स नहीं होती, नलियां नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियां। तो जो डक्ट ग्लैंड है जिनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो दो हैं, पैंक्रियाज और लिवर। लिवर में बाइल जूस बनता है, ठीक है, और यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस बनता है जिसमें इंसुलिन होता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो पिट्यूटरी से लेके थायराइड से लेके थायमस, पिनियल और एड्रिनल ग्लैंड और ये सब आपको पढ़ना है। और गोनेड्स सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी। तो लिस्ट बनाइए हार्मोन्स की, कौन कौन से ओवर हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से, हार्मोन के ज्यादा निकलने से कम निकलने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट आपको बहुत काम आएगी। हार्मोन का एक आपको प्रश्न जो है वो बनता है, हार्मोनल इरेगुलेशन, एंडोक्राइनोलॉजी। इसकी स्टडी को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स है ये, जब क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। 21 ट्राइसोमी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? 21 ट्राइसोमी। भारत में भी इसकी बहुत ज्यादा प्रचुरता है। बहुत सारे बच्चे डाउन सिंड्रोम से, जैसे डाउन सिंड्रोम गूगल पे सर्च करके थोड़े इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बच्चे कैसे हैं। तो मंगोलिज्म आ जाता है, बच्चे में मंगोल कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, एपिलेप्टिक कोड, मुंह खुला रहता है, कलर थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 50 to 60 ईयर है, और इंडिया जैसे देश में जो है 40, 30, ये वैसे तो ऐसा कहा जाता था पहले कि 20-25 साल का होते होते बच्चे की डेथ, लेकिन अभी भी बच्चे ने 77 बर्थडे मनाया अपना 21,000 लोग वाले। तो इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में इतना ज्यादा, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं ऐसे बच्चे, तो स्कूलिंग में इनका बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों का काम कर पाना। ये दरअसल ये डिपेंडेंट्स ही होते हैं, तो इनको फिर आपको इनकी पोस्टिंग और इनका आगे का जितना भी करियर है उसमें किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता लगती है। हालांकि ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों में और उसमें प्रॉपर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो बीएड वगैरह में ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल सिखाया भी जाता है। खास करके ग्रेटा थनबर्ग वाला जो केस है उसमें भी लगभग उसका लगभग यही है कि उसको ऑटिज्म और इस प्रकार की बीमारी है। तो वो एक ही तरह का चीज सोचते रहती है। इसी कारण कुछ लोग बोलते हैं कि वो एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। ठीक है, तो कई लोग उसको इस बार लोग उसको टाइम मैगजीन में जो है पर्सन ऑथर दिया उसमें बताया है। ठीक है, तो ये पढ़िएगा। तो डाउन सिंड्रोम के साथ साथ पटाउ सिंड्रोम, हेडेन ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम, हेडेन ट्राइसोमी, पटाउ सिंड्रोम, थर्डेन ट्राइसोमी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XY, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, और टर्नर सिंड्रोम, X0। फीमेल में ये फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और X0 होता है, Y क्रोमोसोम होता है नहीं। किसी में Y होता है लेकिन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है, तो उसकी भी बताएंगे अभी बार बॉडी वाला डिस्कशन आएगा। ये सिंड्रोम जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के नंबर में परिवर्तन, एलिसोमी, ट्राइसोमी या पॉलीप्लाइडी, एक वर्ड और यूज किया जाता है क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड से ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। खास करके पौधों में आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है मेज में और हाई यील्डिंग के लिए। तो प्लांट्स के लिए जो है ज्यादा उत्पादन लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको पॉलीप्लाइडी कहते हैं। ठीक है, वहां पॉलीप्लाइडी हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में क्या करेंगे, ये एनोमलीज लेके आती है, एब्नॉर्मलिटीज लेके आती है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बताओ, बार बॉडी इसी से जुड़ा हुआ है। सिंड्रोम में क्या है कि खास करके बार बॉडी टेस्ट आजकल ओलंपिक में किया जाता है कि कई बार रहता है कि कोई लड़की को लड़का घोषित कर दिया जाता है, कहा जाता है, तो दुष्यंत वाला केस आपने देखा था कि उसने लड़ाई लड़ी थी। तो बार बॉडी टेस्ट एक जेनेटिक टेस्ट है, तो जेनेटिकली वो मेल है या फीमेल है वो पता चलता है। जेनेटिक उसके पास क्रोमोसोम कौन से हैं। बाहर से तो सर्जरी भी हो सकती है, हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, डेवलप भी किया जा सकता है, मेल फीमेल कुछ भी सेक्स चेंज भी करवा लेते हैं लोग बाहर, लेकिन जेनेटिकली कोई चेंज नहीं करवा सकते वो पेरेंटल होते हैं और वो
फिक्स होते हैं, तो पूरी लाइफ लॉन्ग कोई चेंज नहीं होता जेनेटिक्स में। तो जेनेटिकली कोई मेल है या फीमेल है, ये टेस्ट करने के लिए बारकोड टेस्ट होता है। तो इसको लाइन हाइपोथेसिस या डोजेस कंपेंसेशन पे कहा जाता है। जो फीमेल होती है उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। मेल में तो एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टर के लिए होता है और एक्स क्रोमोसोम पूरा अपना प्रोटीन बनाता है, उसमें जितने भी जीन्स हैं वो सब प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन अगर फीमेल में जाएंगे तो दो एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ऐसे में वाई क्रोमोसोम तो एक तरह से फीमेल कैरेक्टर को दबा करके मेल कैरेक्टर बनाने के लिए है। तो दो एक्स क्रोमोसोम को फिर डबल डोज हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम का डबल प्रोटीन बन जाएगी। तो वहां पर इनएक्टिव किया जाता है, तो उसके अंदर बार बॉडी लगा दी जाती है। यानी नेचर ने बार बॉडी की व्यवस्था की है जिससे कि वो इनएक्टिव हो जाती है। कौन? एक एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता, उसका प्रोटीन नहीं बनता, उसके जीन्स काम नहीं करते। इसको बोलते हैं बार बॉडी। फीमेल के अंदर बार बॉडी होगी एक, और मेल के अंदर बार बॉडी नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर बार बॉडी टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। और अगर किसी के अंदर दो बार बॉडी है, इसका मतलब एक्स 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 वाई, यानी ट्रिपल एक्स वाई हो गया, वो दो बार बॉडी हो गई, है ना। और वाई भी है और मेल भी है। तो ये जो है कई बार 4x 5x भी होते हैं, केवल एक से, तो उसको सुपर फीमेल कहते हैं। और उसके अंदर 4 बार बॉडी है और उसके बाद वो महिला भी है, इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम तो काम कर रहा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो ऐसे लोगों को भी खेलों से वंचित किया जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों में भी फिर एक्स्ट्रा हार्मोन होंगे। क्रिमिनल सिंड्रोम मैंने बताया था आपको कि एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रिमिनल बनाते हैं। तो कुछ कास्ट होती हैं, कुछ ट्राइब्स होती हैं, उनके अंदर ऐसे वाई क्रोमोसोम बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, तो बड़े एग्रेसिव होते हैं। किसी किसी का चेहरा आप देखो कि क्रिमिनल टाइप में होता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत तीखे तीखे बाल होते हैं। इस पर वो करना नहीं पड़ता, हमको कुछ जेल में लगाना पड़ता है ना। वैसे ही और राक्षस की तरह कल्पना की जाती थी ना, वो पूरा गोगा कपूर टाइप दिखता है उसको। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल माइंडसेट के ही होते हैं। तो उन जाति में उन क्रोमोसोम वालों में उनके बच्चे जितने भी होते हैं वो वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्राइम करने में उनको डर नहीं लगता। रेपिस्ट अधिकांश जो रेपिस्ट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, तो उनमें एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये पता लगाने के लिए कि मैं कितना एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, ये बात होती टेस्ट समझ में आ गया। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका काफी हद तक यूज है। अब ये मैं इतना बात पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानना होता है। सबके अपने अपने एक दो घंटे के लेक्चर एक एक टॉपिक पे होता है, पर वो संभव नहीं है और उतना आपको जानना भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी कहीं कुछ फ्लो मिल गया तो आप अपना अपने ठीक कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बताइए, ब्लैक रस्ट ऑफ इट, ये फंगल डिजीज है वेट की, इसमें काला कीट रोग हो जाता है, गेहूं का काला कीट रोग। ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, इस जो फंगस है इसका नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पहले भी आपको बताया था, एमसी मेहता इस पे काफी रिसर्च किया था उन्होंने। और बारबेरी के पौधे जो चाइना में होते हैं, इसकी जो स्पोर्स होते हैं, ये फंगस है। इसके 5 स्पोर्स होते हैं, यानी लाइफ स्टेज में 5 तरह की अवस्थाएं आती हैं। इनमें से 2 अवस्थाएं हिमालय के उस पार बारबेरी के पौधे पे होती है, बाकी गेहूं के पौधे पे भी होती है। तो ये हमारे यहाँ गेहूं के पौधे को बहुत ज्यादा उसके स्टेम को नुकसान पहुंचाता है लेकर से। तो आपको फंगल डिजीज, प्लांट्स की फंगल डिजीज की जो लिस्ट दी थी उसमें इसको ऐड कर सकते हैं और उस लिस्ट को पढ़ना है। फंगल डिजीज कौन सी होती है। और बताइए, फेरोमोन्स, जैसे आपने हार्मोन्स पढ़ा है, जैसे फेरोमोन्स, ये बॉडी फ्लूइड या बॉडी का साइन होता है जो पर्टिकुलर जाति के लोग पहुंचाते हैं। जैसे चींटियां एक लाइन में चली जाती हैं तो फेरोमोन्स के कारण जाती हैं, पीछे पीछे फेरोमोन्स ट्रेल बनाती है, तो फेरोमोन छोड़ते जाते हैं, तो उससे उनकी जाति के फेरोमोन्स उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि उस अपनी जाति के जो सदस्य होते हैं वो उस फेरोमोन्स को पहचानते हैं। तो प्रत्येक जाति में अपनी जाति के जो सदस्य होते हैं उनके शरीर के से जो लिक्विड सेंट और जो इंफॉर्मेशन होती है फेरोमोन्स के माध्यम से, वो पहचानने की क्षमता होती है। और इसमें लॉक और की टाइप होता है। तो कोई भी दूसरी जाति जैसे कॉकरोच है तो वो चींटी का नहीं पहचान पाएगा, चींटी जो है वो फिर दीमक वाला नहीं पहचान सकता। तो सबका सोशल बिहेवियर इससे डेवलप होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन डेवलप होता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो मैनेज रहता है। तो ये नेचुरल एक तरह का सेग्रीगेशन है, आइसोलेशन है। क्या? फेरोमोन्स।
ठीक है, मनुष्य में भी फेरोमोन्स होते हैं, ठीक है। और बताइए टीसीए साइकिल जो हम अभी बात कर रहे थे कि डाइजेशन होता है, और ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा काम करता है। तो डाइजेशन किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलेक्स फूड मटेरियल में टूट जाना। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारा फूड मटेरियल होता है सामान्यतः। ये प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज में टूटते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, फैट जो होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। तो बाद में ये जो होते हैं ये सब के सब एलिमेंट्री के नाम में होते हैं। यहाँ तक जो होते हैं ये सब इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं डाइजेशन होते होते। लेकिन इनसे अगला जो डाइजेशन होता है वो सेल में जाके होता है। अगला डाइजेशन कहाँ जाके होता है? सेल में। और सेल में जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं, एक और जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के तहत पायरुविक एसिड और लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसको कहते हैं अमीनो एसिड। वो किस फॉर्म में बन जाते हैं? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड का फिर डीएमिनेशन होता है। अमीनो एसिड कहाँ बन गए? यहाँ पर इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुंचे? सेल में। वहां उनका डीएमिनेशन हुआ। डीएमिनेशन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बना। फैट्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पहुंच करके फिर सेल में पहुंचते हैं। वहां जाकर के उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद वो फैट जो है वो फैटी एसिड इसमें बदल जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। कुल मिलाकर के जितना भी फूड हम लेते हैं, भोजन खाते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता है जिससे ऊर्जा निकाली जाती है। और इस ऊर्जा को निकालने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में इसको ले जाना जरूरी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको जब ले जाते हैं तो वहां ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलता है, उसको टीसीए साइकिल कहते हैं, उसको क्रेब्स साइकिल नहीं कहते। तो इसको जाकर के पढ़िएगा टीसीए साइकिल। तो तमाम प्रकार के ऑक्सैलिक एसिड और ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम, एक्टिमेटिक एसिड, मैलिक एसिड और ये सारा बन करके पूरा साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं। इसके दौरान काफी ऊर्जा निकलती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती है। तो उसको एटीएस पढ़ लीजिएगा, अगला जो है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एनिमेशन खोज लेना गूगल में जाकर, एक एनिमेशन बताया जाएगा। उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करते हुए यूनिक्रॉन कैसे उसको वहां ले जाता है और साइटोक्रोम को यूज करते हुए वो लास्ट में जाकर के पानी बना लेते हैं, पानी का एक अणु बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे एटीपी बनती है और ये एटीपी का सुरक्षित करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? इतना बात बायो कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको करेंगे। चलिए कल देखते हैं कितना बचा। 2 बजे 13 ही मतलब। ठीक है।